चलिए, कल अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा कि ऑडिट में और एक अकाउंटिंग में क्या फर्क होता है और ऑडिट का मीनिंग क्या है। ठीक है, आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन हम लास्ट लेक्चर में हमने बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा डिस्कस किया था कि इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में क्या फर्क है। देखिए, अगर टेक्निकली देखा जाए तो ऑडिट में और इन्वेस्टिगेशन में कोई फर्क नहीं होता, दोनों सेम ही है कि दोनों में काम तो सेम ही होगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि दोनों में काम तो सेम ही होगा, क्योंकि अकाउंट्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने का जो तरीका है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो तरीका दो अलग अलग हो। ठीक है ना, चेक करने का जो तरीका रहेगा अकाउंट्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने का तरीका वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। बात समझ में आ गई? जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे कि अगर आज आपको कोई फिक्स असेट्स को चेक करने के लिए बोले, तो जो फिक्स असेट्स है उन्हें चेक करने का तरीका वही रहेगा जो तरीका आप अगर ऑडिट में करते तो और इन्वेस्टिगेशन में करेंगे। तो फिक्स असेट्स को चेक करने के लिए आपको बकायदा उस एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आपको बकायदा उस एसेट का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद में इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, उसका रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा कि ओनरशिप का रिकॉर्ड सही है या नहीं, और उसका वैल्यू देखना पड़ेगा। तो ऑडिट में भी आप यही करोगे। हाँ, हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में आप उसे डिटेल में देखें बहुत ज्यादा, ऑडिट में आप उसे डिटेल में ना देखें। लेकिन जो बड़ा डिफरेंस, वो बड़ा डिफरेंस क्या होता है, और इन्वेस्टिगेशन हम लोग जब करते हैं ना, तो इन्वेस्टिगेशन हमेशा, ये ध्यान रखिएगा जरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इन्वेस्टिगेशन ना बेटा हमेशा किसी स्पेशल पर्पस के लिए होती है। इन्वेस्टिगेशन हमेशा किसी स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस मतलब जैसे कोई फ्रॉड वगैरह है, ठीक है ना, या पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है, ठीक है, फ्रॉड है, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है, या किसी तरीके का सस्पिशियस एलिमेंट और फ्रॉड नजर आता है, तो उस केस में क्या किया जाता है बेटा, उस केस में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो अब ये माने कि इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। इन्वेस्टिगेशन इज नेवर हेल्ड इन जनरल, इन्वेस्टिगेशन इज नेवर हेल्ड इन जनरल, इट इज ऑलवेज फॉर सम स्पेसिफिक रीजन। देखें, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड टू सर्टेन मतलब कुछ चीज को फाइनलाइज करने के लिए, सर्टेन एनी फैक्ट फॉर स्पेशल पर्पस। यानी आपको जब, अच्छा, आपको जो इन्वेस्टिगेशन करना है वो हमेशा जनरलाइज नहीं होता, वो हमेशा स्पेसिफिक होगा। यानी आपको कोई पर्टिकुलर चीज, जैसे कंपनी को लगता है कि हमारे डेटर्स में फ्रॉड हो रहा है, कंपनी को लगता है कि हमारी सेल्स में फ्रॉड हो रहा है, कंपनी को लगता है कि हमारे एक्सपेंडिचर्स में फ्रॉड हो रहा है, राइट। सो इन ऑल दीज केसेस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन होता है। अब इन्वेस्टिगेशन में ये एक तो ये समझो, दूसरा इन्वेस्टिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा हमने कहा अभी कि किसी ना किसी स्पेशल पर्पस के लिए होगा। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट फॉर होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑलवेज। जबकि ऑडिट की जब आप बात करते हो तो ऑडिट हमेशा पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होगा। ऐसे नहीं होता कभी भी कि डेटर्स का ऑडिट कर लिया, क्रेडिटर्स का ऑडिट कर लिया। ऑडिट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इट इज सो स्पेसिफिक दैट इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर दैट पर्पस ओनली। लाइक आपको लगता है सेल्स में फ्रॉड है, तो सेल्स को ही चेक करेंगे, या सेल्स से रिलेटेड आइटम जैसे डेटर्स वगैरह, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक नहीं किया जाता। लेकिन ऑडिट जनरलाइज्ड होती है। हम लोग किसी भी आइटम पे कभी भी कोई स्ट्रेस नहीं दे रहे, जनरलाइज्ड होकर ऑडिट कर रहे हैं, तो सारी चीजें चेक करते हैं, चाहे थोड़ी थोड़ी करें बट सब। तो ऑडिट जो होगी वो हमेशा पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होगी, जबकि इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक। ये पहला डिफरेंस। अब इतना पढ़ने के बाद, ये तो आपको खास तौर पे ये पढ़ने के बाद ये तो समझ में आ गया कि इन्वेस्टिगेशन अपने आप में नेगेटिव नेचर की होती है। यानी जहां पर आपको एंटिटी में कुछ गलत नजर आता है, तो ही आप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। ऑडिट में ऐसा कुछ नहीं होता। हमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब हमने मीनिंग चालू करा ऑडिट का पढ़ना, था मैंने क्या कहा था, शेयर होल्डर्स को डाउट है कि शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट ने हमारे सामने ट्रू पोजीशन प्रेजेंट नहीं करी, इसलिए उन लोगों ने क्या कहा, कि जो इन्वेस्टिगेशन है,
सॉरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसका ऑडिट करा लो, और ऑडिटर हमें ये बता दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में हमेशा एक नेगेटिविटी होती है, लाइक आपको फ्रॉड लगता है कुछ या सस्पिशियस ऑफ फ्रॉड लगता है, तो सी ऑडिट इज अ पॉजिटिव इन नेचर, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन इज नेगेटिव इन नेचर। हाँ, या पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब बस इतना सा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज ऑलवेज स्टार्टेड विद सम सस्पेंस, सस्पिशियस, कुछ ना कुछ सस्पिशियस होता है तो ही इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होता है, वरना नहीं। ऑडिट जनरल है, राइट, इट इज कंडक्टेड ईच ईयर, वेदर सस्पिशियस एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, अच्छा अब ऑडिट में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑडिट सीए करेगा। कल डिस्कस करा था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, ऑडिट हर कोई नहीं कर सकता। अगर फाइनेंस ऑडिट है तो, कॉस्ट ऑडिट है तो अपन लोग भी कर लेंगे, सीएमए भी कर लेगा, सेक्रेटरी ऑडिट है तो कंपनी सेक्रेटरी करेंगे। लेकिन फाइनेंस ऑडिट अगर है, यहां जब आप पढ़ रहे हो तब आप फाइनेंस ऑडिट की बात कर रहे हो, राइट, ये तो बात समझ में आ गई। यहां जब हम बात कर रहे हैं, हम फाइनेंस ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो जो फाइनेंस ऑडिट है, इट हैज टू बी कंडक्टेड, it has to be conducted only by the chartered accountant, like competent person। किसी से भी ऑडिट नहीं करा सकते, competent person। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ भी नहीं, आप किसी से भी कराओ, अनडाउटेडली इन्वेस्टिगेशन करने वाला बंदा भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन आप किसी से भी करवा सकते हो। अब कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स देखिए, कंपलसरी में तो थोड़ा सा मेरा बायस्ड व्यू है, फॉर कंपनीज इट इज कंपलसरी, और कंपनीज ऑडिट इज कंपलसरी। क्यों? एक प्रोविजन है अंडर सेक्शन 139, उसमें क्या लिखा, और सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 पहला ही सबसेक्शन है, ऑल कंपनीज मस्ट कंडक्ट देयर ऑडिट। ऑप्शन नहीं है, कराना ही पड़ेगा। इसलिए तो ऊपर हमने क्या बोला था, पॉजिटिव नेचर का है, आपको इन्वेस्टिगेशन ऑडिट कराना ही है। कुछ सस्पिशियस एलिमेंट है नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। सस्पिशियस एलिमेंट है नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको ऑडिट कराना ही है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो कंपलसरी नहीं, वो ऑन डिमांड होता है। ऑन डिमांड मतलब अगर कुछ गड़बड़ होगा तो कराएंगे ना, अदरवाइज क्यों कराएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन वॉलंटरी होता है, ऑडिट कंपलसरी है फॉर कंपनीज। हाँ, अदर देन कंपनीज के केस में कंपलसरी नहीं होता, तो वहां जाके ये दोनों पॉइंट थोड़े से मिसमैच करेंगे। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑडिट इज ऑलवेज कंपलसरी। एंड द लास्ट, ऑडिट इज अ वाइडर स्कोप, इट इज अ लिमिटेड स्कोप। क्यों है लिमिटेड स्कोप? ऊपर बताया ना अभी, इन्वेस्टिगेशन में पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक नहीं किए जाते, वही आइटम चेक किया जाता है जिस आइटम के अंदर आपको सस्पिशियस एलिमेंट नजर आता है। वही आइटम को चेक किया जाता है जिसमें आपको सस्पिशियस एलिमेंट नजर आता है। अगर किसी आइटम में आपको सस्पिशियस एलिमेंट नजर नहीं आता तो उस केस में उस आइटम का इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता। आई बस समझ में? जबकि ऑडिट में पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक होंगे, वाइडर स्कोप होता है, इसलिए ऑडिट के केस में हम लोग किसी एक इंडिविजुअल आइटम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये डिफरेंस है इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट में। कभी कभी 4 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है, पीछे कई बार आया हुआ है, तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इवन ऊपर जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में आपने डिफरेंस पढ़ा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस 4 नंबर के लिए। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड। एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड मतलब मुझे क्या क्या चेक करना है। अब जरा 2-3 बातें ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, तेरे कॉमन सेंस वाली बातें कर रहा हूं, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली है ना, आपको कोई अंदर नहीं जाना है, अभी कॉमन सेंस की बात करेंगे। आप मुझे बताएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे बनता है? बुक्स ऑफ अकाउंट से। हम डिस्कस कर रहे थे कल, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनता है लेजर से, और लेजर जो बनता है वो बनता है जनरल एंट्री से। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है बुक्स ऑफ अकाउंट से, यानी ट्रायल बैलेंस, लेजर एंड जनरल से। एक चीज, अब ये जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट से, राइट, बुक्स ऑफ अकाउंट से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, एट दैट टाइम, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, एट दैट टाइम वी नीड टू कंप्लाई
we need to comply with applicable law and accounting principles। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी की आप अकाउंटिंग कर रहे हो, अब ध्यान से समझना जरा से, आप कंपनी की जनरल एंट्री कर रहे हो, लेजर बना रहे हो, ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, P&L बैलेंस शीट बना रहे हो, तो कंपनी के अकाउंट्स बनाते समय या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते समय, ये ट्रायल बैलेंस लेजर बनाते समय और उन बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय आप इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं उनमें जितने भी लॉ लगते हैं, जैसे कंपनी की बात चल रही है तो कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस, कंपनीज एक्ट के जितने भी प्रोविजन आपने पढ़े ना, उन सबका कंप्लायंस होना चाहिए, होना ही चाहिए। उदाहरण के तौर पे कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही बना सकती है। कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही बना सकती है। तो आप जब बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तब आपको क्या करना पड़ेगा? लॉ का कंप्लायंस करना पड़ेगा। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने दो ही बातें बताई। इसका मतलब जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हैं, इसका मतलब जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक करनी पड़ेगी, आपको यह भी चेक करना पड़ेगा कि लॉ का कंप्लायंस करा या नहीं करा, क्योंकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ही तो पार्ट है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है। तो जिस समय आप कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट कर रहे होंगे उस समय आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना पड़ेगा और आपको कंपनी के उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में जो लॉ लगे, जो भी लॉ का वो लॉ का कंप्लायंस हुआ था या नहीं, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर लॉ का कंप्लायंस चेक नहीं करा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक ही नहीं होगी। बात समझ में आई क्या मेरी बेटा यहां तक? तो हमें ऑडिट करते समय बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना है और लॉ को चेक करना है, दो काम तो करने ही पड़ेंगे, इसके बिना हम ऑडिट नहीं कर सकते। अब इसके आगे क्या आता है, अभी सुनो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें और चीजें हैं। अभी टर्म आता है बेटा इंटरनल कंट्रोल, क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, पहले यहां देखते हैं। कंपनी ऑडिटर तो बाद में आएगा, ऑडिटर तो बाद में आता है ऑडिट करने। अब जो ऑडिटर है वो ऑडिटर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करेगा, ऑडिटर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करेगा, ठीक है ना, वो ऑडिट करने आएगा तब ना थोड़ी देर के लिए ऑडिटर को भूल जाओ, ऑडिटर के बारे में मत ध्यान रखो, ठीक है ना, ऑडिटर तो बाद में आएगा, पहले हम वापस वही चलते हैं। अभी हमने आपको क्या कहा, जब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से जब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, ठीक है, जब कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो हमने कहा कि आपको इनसे कंप्लाई करना पड़ेगा। अब बेटा एक चीज समझो कि ये इंश्योर कैसे होगा, हु विल इंश्योर, कंपनी की बात कर रहे हैं ऑडिटर की नहीं, हु विल इंश्योर दैट कंपनी इज कंप्लाइंग, ऑडिटर की बात नहीं चल रहा है, कंपनी इज कंप्लाइंग विद लॉ, ये कैसे इंश्योर होगा, या इसको और अच्छे तरीके से लिखें तो कंपनी has to ensure that law is complied। और बेटा ये नहीं हुआ ना तो ऑडिटर आपकी खटिया खड़ी कर देगा, क्योंकि ऑडिटर आकर चेक करेगा कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो तो सब चेक करेगा, ऑडिटर तो सब चेक करेगा। अगर आपने ये कह दिया ना कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करेगा, इसका मतलब है कि वो तो ये भी चेक करेगा ट्रायल बैलेंस सही है या नहीं, लेजर सही है या नहीं, जनरल एंट्री सही करेगा। यानी मैं ऐसे बोलूं कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते समय लॉ का कंप्लायंस करा या नहीं करा, वो तो ये भी चेक करेगा कि लॉ का कंप्लायंस है या नहीं। दो चीजें हो गई और दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है। हर वो चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है वो ऑडिटर चेक करेगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय जो लॉ लगे, वो लॉ लगे या नहीं लगे वो भी चेक करेगा। लेकिन ऑडिटर जब चेक करेगा और अगर उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लॉ का कंप्लायंस नहीं मिला ना भाई साहब, वो तो रिपोर्ट में डालेगा ही डालेगा, लिखेगा, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट आदमी है। आज अगर मैं किसी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा हूं, उसमें अगर एंटिटी ने लॉ का कंप्लायंस नहीं करा तो मैं तो रिपोर्ट में लिखूंगा एंटिटी ने लॉ का कंप्लायंस नहीं करा। अब
कई बार क्या होता है, एंटिटी ने अगर वाकई में जानबूझकर लॉ का कंप्लायंस नहीं करा, एंटिटी ने जानबूझकर ट्रायल बैलेंस गलत बनाया, जानबूझकर लेजर गलत बनाया, तो एंटिटी की रिपोर्ट में जाना चाहिए भी, राइट। आज एक कंपनी है फॉर एग्जांपल जेड लिमिटेड, वो जेड लिमिटेड अगर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस लेजर में गलती कर रही है, फ्रॉड कर रही है, जानबूझ के लॉ का कंप्लायंस नहीं कर रही, तो उसकी तो ऑडिट रिपोर्ट में जाना चाहिए भी कि इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। लेकिन सोचो, कई बार कंपनी से गलती हो जाती है, गलती से कंपनी ने किसी लॉ का कंप्लायंस नहीं करा, जैसे कंपनी ने पूरे साल भर में 500 सेल्स के ट्रांजैक्शन करे, उसमें से 2 ट्रांजैक्शन थे एक्सपोर्ट के, एक्सपोर्ट के मतलब इंडिया से बाहर बेचना। अब हमारे इंडिया में एक लॉ लगता है फेमा, फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सीएमए फाइनल में पढ़ोगे आप लोग। अब जब भी आप फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो फेमा लगाना पड़ता है। कंपनी ने पूरी जिंदगी में कभी भी लॉ एक्सपोर्ट करा ही नहीं, तो कंपनी को पता ही नहीं था कि फेमा भी लगता है, कंपनी ने फेमा का कंप्लायंस नहीं करा, जानबूझ के तो नहीं हुआ ना, फ्रॉड करने का तो कंपनी का पर्पस था नहीं। जब सारे लॉ कंप्लायंस करे तो क्या एक फेमा कंप्लायंस नहीं करते, क्या वो भी कर लेते? तो हमारा उद्देश्य कोई कंपनी को मतलब फ्रॉड करने का नहीं था, लेकिन हो गया। अब ऑडिटर आया, ऑडिटर ने चेक करा, बुक्स ऑफ अकाउंट सही है, ट्रायल बैलेंस सही है, लेजर सही है, फिर वो लॉ का कंप्लायंस चेक करने बैठा, उसमें पता चला साहब फेमा का तो कंप्लायंस ही नहीं है। लेकिन ऑडिटर तो ऑडिटर है, उसने तो रिपोर्ट में लिख दिया कंपनी ने फेमा कंप्लायंस नहीं करा। अब बेचारी कंपनी सर पकड़ के बैठी है, बोले कंपनी का मैनेजमेंट सर पकड़ के बैठा है, बोले यार ये क्या भसड़ फैल गई, गलती से कंप्लाई नहीं करा फिर भी हो गया। इवन कई बार क्या होता है, कंपनी के अंदर 5000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट में तो 10 ही लोग हैं, 12 ही लोग हैं, 5000 लोग जो काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट एक एक आदमी पे नजर रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। आपने बड़ी उम्मीदों के साथ में 5000 लोगों को अपॉइंट करा, उन्होंने ही फ्रॉड करना चालू कर दिया। अब बेचारे मैनेजमेंट को पता ही नहीं, मैनेजमेंट नहीं फ्रॉड कर रहा है, मैनेजमेंट एकदम जेन्युइन है। अब वो जो 5-7 लोग हैं या 10 5000 लोगों में से जो 5-7-10 लोग हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं, अब वो कब पकड़ में आया? जब ऑडिट हुई। अब फिर वही बस, ऑडिटर आया, उसको फ्रॉड मिला, वो तो रिपोर्ट में लिखेगा फ्रॉड है, वो ये सुनेगा ही नहीं कि मैनेजमेंट ने करा, एम्प्लॉय ने करा। वो कहता मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ ये बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं। अब इस पूरे प्रोसेस में आप देखो मैनेजमेंट के साथ कितना बुरा हो गया। मैनेजमेंट की गलती नहीं थी, गलती थी मैनेजमेंट। क्या गलती थी मालूम है? मैनेजमेंट, कंपनी हैज टू इंश्योर दैट लॉ इज कंप्लायंट एंड नो फ्रॉड्स एंड एरर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब ये मैं ऑडिटर की बात नहीं कर रहा हूं, कंपनी की। तो बेटा इसको इंश्योर करने के लिए, ये तो हमें पता है कि फ्रॉड एंड एरर 5000 एम्प्लॉय कोई भी कर सकता है, मैं एक एक पे नजर नहीं रख सकता क्योंकि हम 10 लोग ही हैं, और हम एक एक लॉ का भी इतने सारे लॉ हैं। तो कंपनी को क्या करना चाहिए था? कंपनी शैल एस्टैब्लिश एंड एक वर्ड होता है बेटा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। कंपनी में 5000 एम्प्लॉई है, एक छोटा सा नियम है हमारी कंपनी का, सारे कर्मचारियों को सुबह 9:30 पर ऑफिस में आना है और 6 बजे तक रहना है। जल्दी आओगे, लेट आओगे पैसा कटेगा, जल्दी जाओगे पैसा कटेगा, छुट्टी करोगे पैसा कटेगा। अब भाई साहब कर्मचारी है 5000, है ना, मैनेजमेंट में 10 लोग हैं, रोज सुबह हम लोग गेट पे बैठ जाएं तो फिर क्या करें? ये बायोमेट्रिकल जो आपने लगाया ना, ये इंटरनल कंट्रोल है, कुछ नहीं करना आपको। आप ये मत समझो कि इंटरनल कंट्रोल मतलब मशीन ही है, मशीन कोई भी चीज। आपने बायोमेट्रिकल क्यों लगाया? मैं एक एक आदमी पे नजर नहीं रख सकता, मैं एज एन ऑडिट, एज अ मैनेजमेंट एक एक आदमी पे नजर नहीं रख सकता। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि तूने बायोमेट्रिकल पे क्यों नहीं लगाया, मुझे तो बस ये रिपोर्ट जनरेट हो गई पूरे महीने की। इस रिपोर्ट में हर दिन डेट वाइज आता है, उसमें लिखा होगा कितने बजे पंच करा, आने का कितने बजे करा, 9:30 या उससे पहले होना चाहिए, 6 बजे के बाद होना चाहिए। इसमें अगर 5:55 आ रहा है ना, 5:55 ही मानूंगा मैं, बात खत्म। 5000 नहीं 50,000 एम्प्लॉय लगा दो आप, कोई नहीं फर्क पड़ता। योर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज it is so strong that you cannot make any kind of the fraud or cheating with your employer। ये एम्प्लॉयर की ये काम होता है एम्प्लॉयर। हमने कहा ना वो जो 10-12 लोग हैं मैनेजमेंट, उनकी गलती थी, आपने इंटरनल कंट्रोल नहीं लगाया। जैसे एंटिटी में मैनेजमेंट में बैठा हुआ एक भी व्यक्ति सीएमए नहीं है, एक रखना चाहिए था। आप नहीं है, चलो कोई बात नहीं, डायरेक्टर से नहीं है,
कोई बात नहीं, आपको एक एक बंदे को अपॉइंट करना चाहिए था। बोले तेरा काम ही यही है, तेरे को रखा ही इसीलिए है कि हमारे ऊपर जितने लॉ लगते हैं ना कंप्लाई हो। ये इंटरनल कंट्रोल ही है। ये जो आपने एम्प्लॉय अपॉइंट करा ना, इसको इंटरनल कंट्रोल ही बोलते हैं। जिस कंपनी में ये इंटरनल कंट्रोल होगा ना, क्या वहां संभव है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपने अकाउंटिंग करने के लिए 4 अकाउंटेंट बिठा दिया, अकाउंटेंट है वो, अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट से काम नहीं चलता। अकाउंटेंट जो ट्रांजेक्शन करता हुआ आ रहा है ना, उनको तो बढ़िया कर देगा। जैसे ही नया ट्रांजेक्शन आया ना भाई साहब, उसके परखट चुड़ जाएंगे। तो गलती आपकी है, उसके सर पे किसी सीए सीएमए को बिठाना चाहिए था ना, किसी प्रोफेशनल को बिठाना था। ये जो आपने उसके सर पे प्रोफेशनल बिठाया ना, ये क्या कहलाता है? इंटरनल कंट्रोल। तो जब आप किसी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हो, तो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करोगे, ये चेक करोगे लॉ से कंप्लायंस है या नहीं, और आप ये भी चेक करोगे कि उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है या नहीं। 3 चीजें हो गई। तो ऑडिट में हम पढ़ क्या रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑडिट में क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर्ड होती है। एस्पेक्ट्स मतलब हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करनी है, हमें लॉ जो एप्लीकेबल होते हैं वो चेक करने हैं, और जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो चेक करना है। देखो यहां पर फटाफट से क्या लिखा हुआ है, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड, अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये पूरी अकाउंटिंग चेक करनी पड़ेगी कि आपकी अकाउंटिंग कैसे हुई। ऑडिटर शुड डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, degree of client's business which enable auditor to determine degree of reliance of information on accounting data। आपको सबसे पहला काम करना है एंटिटी का अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जानकारी लेनी है क्लाइंट के बिजनेस की। अब यहां देखो बड़ी मजेदार चीज, यदि किसी एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है ना बेटा, यदि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, तो आप बिंदास होकर उस एंटिटी में सैंपलिंग कर लो, सारे ट्रांजेक्शन चेक मत करो। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा कि हम लोग 100% चेकिंग कर भी नहीं सकते। यदि किसी एंटिटी का अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है ना, तो ब्लाइंडली आप 100% ट्रांजेक्शन चेक करने के बजाय 10% ट्रांजेक्शन, 15% ट्रांजेक्शन चेक करके काम चला सकते हो आप, राइट? चल जाएगा, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है। मुझे पता है बायोमेट्रिकल लग रहा है बाहर, मुझे पता है कोई भी एम्प्लॉय, अच्छा कई कंपनीज में तो बायोमेट्रिकल बड़े खतरनाक तरीके का होता है। बोले बायोमेट्रिकल पे जब जब पंच करेगा तभी गेट खुलेगा, गेट खुलेगा ही नहीं, गेट खुलेगा ही नहीं। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। आई वॉज इन इन्फोसिस इन 2010 में, मेरा पहला जॉब था इन्फोसिस के अंदर सीए बनने के बाद में। वहां जो मेन डोर था ना, एंट्री प्रीमाइसेस में आप एंटर कर जाओगे, लेकिन जो बिल्डिंग है उसमें आपकी एंट्री तभी होगी जब आप पंच करोगे। हमारे टाइम पे तो कार्ड होता था, तो कार्ड पंच करना पड़ता था, फेस रिकॉग्निशन होता था, गेट खुलेगा ही तब। यानी अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय आज अंदर आया है, तो इसका मतलब है कि डबल इंटरनल कंट्रोल। यदि वो शिफ्ट में अंदर काम कर रहा है, इसका मतलब है कि उसने अटेंडेंस लगाई है, नहीं लगी तो मतलब गलती से नहीं लगी, करेक्ट? क्योंकि उस या सिस्टम ने रिकॉर्ड नहीं करा। कई बार सिस्टम में भी तो गलती होती है। मान लो कोई एम्प्लॉय ने पंच करा, बेचारे ने, वो तो ईमानदारी से पंच करके गया, अंदर चला गया, काम भी कर लिया दिन भर, लेकिन सिस्टम ने नहीं लिया। अब सिस्टम ने नहीं लिया, मेरे तो आज तक की मेरी तो पूरी सैलरी गई आज की, काम भी कर लिया, सैलरी भी नहीं मिली। आई बस में छुट्टी भी लग गई, एक छुट्टी और कम हो गई मेरी, एक छुट्टी और कम हो गई पूरे साल में जो मिलती है। सिस्टम की गलती। हमने कहा नहीं नहीं, सिस्टम की गलती नहीं। अगर तूने कंप्यूटर पे लॉगिन करा है तेरे, इसका मतलब तू अंदर तो आया, कंप्यूटर में दिन भर काम कराना तो मतलब सिस्टम की गलती, तेरा पैसा नहीं कटेगा। डबल इंटरनल कंट्रोल। तो किसी एंटिटी में इतना स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल होगा, क्या आपको सैलरी के रिकॉर्ड चेक करने की जरूरत है? चेक ही नहीं करने, P&L में जाना, सैलरी छोड़ देना, मत करना सैलरी चेक। मैंने मान लिया ओके है, सिस्टम में ही फीड है, सैलरी बनेगी तो 10% का टीडीएस कटेगा ही, तो आप चेक ही मत करना टीडीएस सही कटा नहीं कटा। सेक्शन 200 191 की रिक्वायरमेंट कंप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। हो गई। कभी रेस्टोरेंट में जाते हो, सेल्स का जो बिल बनता है, अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनके जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम में जीएसटी का अपने आप ऑटोमेटिकली, वो ऐसे लगाते नहीं है जीएसटी, वो आइटम चूज करते हैं कि आपने क्या लिया और कितनी, वो आइटम चूज करेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, आइटम चूज करेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, एंटर, सिस्टम से बिल निकलेगा तो उसमें जीएसटी लग के निकलेगा। तो आप एक एक सेल्स का बिल क्यों चेक कर रहे हो कि जीएसटी लगा नहीं लगा? आप सिर्फ सिस्टम चेक कर लो, सिस्टम जीएसटी सही कैलकुलेट करता है ना। अगर सिस्टम में फीडिंग सही है तो हर बिल में जीएसटी सही आएगा ही। इसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? एंटिटी का अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना चाहिए, उसके बिजनेस की जानकारी लेनी चाहिए, जिससे यह पता चले कि आप उस एंटिटी के
जो डेटा है उसके ऊपर रिलाय कर सकते हो या नहीं, उसकी इंफॉर्मेशन पे रिलाय कर सकते हो या नहीं। फिर इसके बाद में आता है एंटिटी के बुक्स एंड रिकॉर्ड्स को चेक करना। देखो, ऑर्डर शुड चेक एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। कैसे करूंगा? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रायल बैलेंस से चेक करूंगा, ट्रायल बैलेंस को लेजर से। ट्रायल बैलेंस किसने बनाया? मैनेजमेंट ने। ये तो मैनेजमेंट ने गलती कर सकता है, तो हमने ट्रायल बैलेंस को किससे मैच करा? लेजर से। लेकिन लेजर भी किसने बनाया? मैनेजमेंट ने, तो उसमें भी गलती हो सकती है। ट्रायल लेजर को किससे चेक करेंगे? जनरल एंट्री से। पर जनरल एंट्री भी आपने करी, लेकिन जनरल एंट्री तो करी सोर्स डॉक्यूमेंट से ना। तो सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब परचेस का बिल, सेल्स का बिल, उससे मैच करो। परचेस के बिल, सेल्स के बिल से मैच करो और उससे चेक करो। इसको बोलते हैं जो जो अकाउंटिंग के जो ट्रांजैक्शन है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना, उनकी एक्यूरेसी चेक करना। और हम ये करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पी एंड एल में अगर मेरे को लगा सैलरी चेक नहीं करना क्योंकि सैलरी का इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, सेल्स भी चेक नहीं करना क्योंकि इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, लेकिन रेंट का चेक करना पड़ेगा, तो मैं रेंट का लेजर खोलूंगा। उसमें 12 एंट्री आ रही है ना, तो मुझे उन 12 एंट्री का सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए रेंट का, या फिर एक सिंगल डॉक्यूमेंट रेंट एग्रीमेंट। अगर रेंट एग्रीमेंट नहीं है ना, या रेंट का स्लिप नहीं है, मैं तो लिखूंगा ऑडिट रिपोर्ट में रेंट का खर्चा फर्जी है, क्योंकि मैंने ऑथेंटिसिटी चेक करी, मुझे नहीं मिली। राइट। फिर तीसरा क्या आ रहा है? कंप्लायंस विद द लॉ, कंप्लायंस विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेबल स्टैट्यूट। ये लिखा ना, दो चीजें, एक तो एप्लीकेबल लॉज और एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो मोटा मोटी आपको ऑडिटिंग में तीन चीजें चेक करनी होती है। पहला, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर है या नहीं, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर बनी या नहीं बनी, जिसका मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी हो, उसकी रिलायबिलिटी। सेकंड, उसका वो लॉ से कंप्लाई करती है या नहीं करती एंटिटी, और उसके ऊपर जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगते हैं, या गैप, गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो आपने कंप्लाई करा नहीं करा। और तीसरा, इंटरनल कंट्रोल। ये तीन चीजें चेक करनी है, रटने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। क्या कि आपको तीन चीजें चेक करनी है, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसका अकाउंटिंग सिस्टम, उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बात समझ में आ गई? और चौथा काम जो हमारा मेन काम है, कि पूरी ऑडिट करने के बाद जो भी ऑडिट की फाइंडिंग्स है उनको ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू बताना। बात समझ में आ रही है? कल हम लोगों ने ऑडिट का डेफिनेशन पढ़ा था। ऑडिट का डेफिनेशन क्या था हमारा? इट इज एन सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ एनी audited or not, right? और आगे, with the object to express opinion on financial statements। बस समझ में? अच्छा, फिर उसके बाद हमने कल ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस पढ़ा था, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग में, ठीक है। और उसके बाद में अब वो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग वाला डिफरेंस पढ़कर आए घर से, पढ़कर आए। ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन वाला भी हम लोगों ने पढ़ लिया थोड़ी देर पहले। सिंपल पॉइंट है, ज्यादा कोई माथा पच्ची नहीं है। अब जो ये एस्पेक्ट वाला, ये याद रखना, 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है कई बार, बस ज्यादा चीजें नहीं है। अकाउंटिंग सिस्टम चेक करना है, अकाउंटिंग सिस्टम चेक करना है। बेटा यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना अलग चीज होती है, अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करना अलग चीज होती है, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब जो ट्रांजेक्शंस आपने एंटर करे हैं वो रिलायबल है या नहीं, वो ऑथेंटिक है या नहीं, ठीक है ना, वो ऑथेंटिक होने चाहिए। ये होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना। अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करने का मतलब अकाउंटिंग करने का, गैप को चेक करना कि आपने गैप से कंप्लाई करा नहीं करा, एंट्री करने का तरीका क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग चीज होती है। अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करने का मतलब गैप को चेक करना, यानी आपका अकाउंटिंग करने का तरीका क्या है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हो, अकाउंटिंग पॉलिसी को कंप्लाई करते हो नहीं करते हो। और फिर तीसरा चीज आता है लॉ से कंप्लायंस चेक करना, ठीक है ना। लॉ का कंप्लायंस मतलब जो एक्ट आपके ऊपर लगते हैं उनका कंप्लायंस आपको चेक करना। ये तीन चीजें आपको चेक करनी, राइट। और एंटिटी भी इन तीनों चीजों को फॉलो करे, उसके लिए एंटिटी क्या लगाती है, इंटरनल, तो आपको ये भी चेक करना है। तो ये 4 ही एस्पेक्ट है खाली। और चूंकि हम लोग जब ऑडिट कर लेते हैं उसके बाद रिपोर्टिंग करना जरूरी है, तो रिपोर्टिंग इज योर लास्ट एस्पेक्ट, राइट। कि ऑडिट करने के बाद जो भी आपकी ऑडिट की फाइंडिंग्स है उनको आपको कम्युनिकेट करना है, किसको, शेयर होल्डर्स को, या जिनको भी आपने ऑडिट करा, जिनके लिए भी आपने ऑडिट करा है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे जैसे हमारा चैप्टर पूरा होता जाएगा मैं रिवीजन कराता जाऊंगा आपका हाथ के हाथ, तो ये सब यहीं पे पढ़ते रहेंगे हम लोग। सर, इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इंक्लूडेड? एब्सोल्युटली। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग, आप यहां पे लिख दो गैप,
गैप में बेटा सब आ गया। गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आ गए, इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी आ गए, इसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज भी आ गई, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिस्टम सब आ गया इसके अंदर। ठीक है बेटा, अब आते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आ रही? वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट क्या है? देखो, प्राइमरी, अगर आपको कोई इसको नहीं पढ़े थोड़ी देर के लिए, और अगर आपसे जनरली कोई पूछे ना, कुछ भी याद नहीं आ रहा हो ना, तो एक लाइन लिखकर आ जाना, डेफिनेशन में पढ़ा था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। जो भी कर रहे हैं ना अभी हम लोग, वो सारा इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। क्यों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रूथ एंड फेयरनेस कब आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रूथ एंड फेयरनेस तब आता है जब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो। ध्यान से समझना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप कितनी बड़ी बात बोलने जा रहे हो, शेयर होल्डर्स ना ब्लाइंड फेथ करते हैं। आपने डॉक्टरों के, देखो सीए, सीएस, सीएमए, खासतौर पे सीए, सीएमए, ये वो प्रोफेशन है जिस पर लोग ना ब्लाइंड फेथ करते हैं। ब्लाइंड समझते हो? आपने अगर कह दिया ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है, तो भाई साहब एक बार में, आज अगर एक डॉक्टर ही कहता है ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो भाई साहब नहीं नहीं दिखाते ना, ऐसे तो नहीं ना भाई पूरे सब कर दो, मैं तो तैयारी बैठा हूँ, डॉक्टर ने खोला ले कर दिया ऑपरेशन। दूसरे क्या बोल के, डॉक्टर साहब मैं कल बताता हूँ। अरे वो डॉक्टर को भी पता है, वो तुझे भी पता है, वो सबको पता है कि तू दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, तीसरे के पास भी जाएगा। वकील ने कह दिया ये केस लड़ने में इतना टाइम लगेगा, इसमें इतना पैसा खर्च होगा, सब बताता हूं कल मैं अभी। अब दूसरे वकील के पास, सीए ने कह दिया ना कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है, कोई दूसरे सीए के पास जाके क्रॉस चेक नहीं कराता कि भाई, नहीं बोलेगा दूसरा, दूसरा कुछ और बोल सकता है, हो सकता है मैंने ऑडिट ढंग से नहीं करी हो, संभव नहीं है क्या? ऑडिट हो सकता है मैंने ढंग से नहीं करी हो, लेकिन फिर भी लोग हम पे ब्लाइंड फेथ करते हैं ना। क्यों करते हैं ब्लाइंड फेथ? क्योंकि हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं। हंसने की बात नहीं है, सच कह रहा हूं, ये आपकी गलत। अकाउंट टैक्सेशन में नहीं करते, रिटर्न भरते हैं ना, उसमें गड़बड़ करते हैं, ऑडिट में नहीं करते। ऑडिट में ईमानदारी से काम करते हैं। पढ़ना तो यही पड़ेगा ना, पढ़ना तो यही पड़ेगा, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड तो यही बोलेंगे, लेकिन ऐसा है भी। ठीक है, 100 में से 2-5 लोग ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आटे में नमक जितना ही करते हैं। डॉक्टरों की तरह नहीं करते कि साला नमक में ही आटा मिला दिए। डॉक्टर तो भयंकर ही करते हैं भाई साहब। जो ऑपरेशन 20,000 का, उसका 2 लाख का बनाना उनके लिए 2 मिनट का ही काम है। 2 मिनट का काम है, उसके लिए मरीज की जान जाती जाए। मरीज बेचारा 2 दिन की जगह 20 दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहे, कोई नहीं फर्क पड़ता। बेचारा 2 महीने बिस्तर पे पड़ा रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको 2 लाख रुपए बनाने हैं। हम इतना तो नहीं करते हैं, इतना तो नहीं करते हैं ना, थोड़ा बहुत तो चलो मान लेते हैं एक बार। वैसे तो हम वो भी नहीं करते, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। अब समस्या क्या है? क्योंकि लोग हम पर इतना ब्लाइंड फेथ करते हैं कि यार सीए ने कह दिया ना ट्रू एंड फेयर है, तो है। तो हमारी भी कुछ तो जिम्मेदारी बनती है कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बिना सोचे समझे कुछ भी ना लिखूं, अच्छे से चेक करूं। ठीक है, 100% मत करो, लेकिन कम से कम चीजें सारी तो चेक कर लो। यानी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कंप्लीट है या नहीं, रिलायब, ये तो चेक करोगे। तो हमें जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं, उसको उसको अचीव करने के लिए हमें ट्रांजैक्शन की कंप्लीटनेस भी चेक करनी पड़ती है। हमें ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी, वैलिडिटी एंड लीगलिटी मतलब वो ट्रांजैक्शन वैलिड है ना, जैसे वाकई में ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर हुआ है तो ही रिकॉर्ड होगा। कंप्लीट होने में और वैलिड होने में फर्क होता है। कंप्लीट होने का मतलब है साल के 12 रेंट हैं, 12 महीने के, तो 12 रिकॉर्ड हो गए ना, कोई छूट तो नहीं गया। सेल्स का कोई बिल छूटा तो नहीं है, परचेस का बिल छूटा नहीं, ये तो होता है कंप्लीट होना। वैलिड मतलब अगर आपने ट्रैवलिंग करी है, ट्रैवलिंग का खर्चा है, तो ही बिल बनेगा, वैलिडिटी। लीगलिटी मतलब वो ट्रांजैक्शन लीगल होना चाहिए। हाँ, सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट ना भी हो तो वैलिड, कई चीजों के सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं भी होते, जैसे डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन का सोर्स डॉक्यूमेंट कहां से लाओगे? अरे डेप्रिसिएशन छोड़ो, आप उस ट्रांजैक्शन की बात करो। मान लो आप ट्रेवलिंग कर रहे हो। अब ट्रेवलिंग में मैं यहां से गया दिल्ली, टिकट है ट्रेन का, दिल्ली में होटल में रुका, बिल है। होटल से निकल के मैं जो कंपनी का ऑफिस है वहां जा रहा हूं, या मान लो मैं सेल्स का बंदा हूं, अब मुझे पूरे दिन भर घूमना है। अब आप होटल से निकले, ऑटो करा, तो अब आप होटल का ऑटो वाले से बिल नहीं मांग सकते ना, आप ऑटो वाले से बोल रहे बिल दे। अरे ये इंडिया है, यूएसए नहीं है, तो आप उससे बिल मांग रहे हो। आप ज्यादा बिल मांगोगे वही सूट देगा आपको भी, ले लेना बिल। फिर आपने एक दुकान पे खड़े होकर वो खाना खाया दोपहर का आपने, अब ये नाश्ते में पोहे खाए, पोहे वाले से बिल मांग रहे हो, गिव मी अ बिल ऑफ 20 रुपीज।
छूटेगा उसी कढ़ाई में डुबो के मारेगा आपको। अरे वो नहीं हो सकता। अब आप इसको जरा अमाउंट वाइज देखो, पूरे दिन भर में आपने 300 रुपया 500 रुपया खर्च करा, राइट, और ऐसा आपने पूरे महीने, आप तो सेल्स के बंदे हो, महीने में 20 दिन आप ये करते हो, तो 500 इंटू 20 10,000। और आप जैसे पूरे साल का हो गया 1,20,000, आप जैसे 50 एम्प्लॉय है कंपनी के, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 50, 60 लाख रुपए हो गया। बिल है क्या? हम बिल, बिल तो चाहिए पर हम बिल पे नहीं जा रहे, हम कह रहे ट्रांजेक्शन वैलिड तो हो। अरे आप उसका उसका जेन्युइननेस तो प्रूव करोगे, जेन्युइननेस तो प्रूव करोगे। आप माना बिल नहीं है, होता है कई बार, आप ऐसे नहीं अड़ सकते कि बिल नहीं है तो मैं तो नहीं मानूंगा। भाई साहब कंपनी बर्बाद हो जाएगी ऐसे तो, ये तो आप बेवकूफी कर रहे हो, लोडिंग अनलोडिंग करा रहे हो। अरे वो लेबर जो लोड अनलोड करने आती है वो आपको बिल देगी क्या? देगी क्या बिल? अब पूरे दिन भर में आपने मान लीजिए 10 बार लोड अनलोड करवा लिया और एक बार में 10 लेबर लगती है, तो 100 लेबर लग गई और एक को 100 रुपए दिए, नहीं रोज के 10,000 रुपए दे रहे हो आप। पूरे महीने में अगर पूरे साल में अगर 300 दिन करवा ले 30 लाख रुपए हो गए। अब आप बिल बिल बिल, अरे बिल नहीं है तो आप ट्रांजेक्शन को इनवैलिड मान लोगे क्या? नहीं, जेन्युइनिटी तो प्रूव करो भाई, जेन्युइनिटी तो प्रूव करोगे। मुझे दिखा दो ना, मैं भी तो देखूं साला कौन सी लेबर है जो जो 100 रुपए लेती है। देखा यार लेबर काम तो भारी कर रही है, पट्टियां उठाने का काम कर रही है, पट्टियां उठाते ना, पट्टियां उठा रही है, बड़े बड़े बॉक्स उठा रही है, तो 100 रुपए एक दिन का तो यार लेबर लेगी लेगी यार। काम भी मैंने देखा 10 लेबर लगी रही है, दिन में 10 बार होता है, ठीक है किसी दिन 8 बार हुआ होगा तो किसी दिन 11 बार भी हुआ होगा, एवरेज 10 है। ये जेन्युइनिटी तो प्रूव करोगे ना। तो वैलिड चेक करने के लिए, लीगलिटी चेक करने के लिए डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट ही नहीं चाहिए ट्रांजेक्शन, हाँ लेकिन जहां सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वहां तो चाहिए, वहां तो चाहिए। और to know the authenticity and accuracy of accounting transaction, to know the authority sorry authenticity and accuracy मतलब वो ट्रांजेक्शन ऑथेंटिक हो, यहां आप कह सकते हो कि सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। तो बेटा हम लोग भी ना थोड़े से प्रैक्टिकल होकर डील करते हैं। हम भी क्या करते हैं प्रैक्टिकल होकर डील, पहले हम ट्रांजेक्शन की वैलिडिटी चेक करते हैं। जैसे आपने मेरे को बोला कि 50,000 का खर्चा है, मैं पहले तो जनरल असेसमेंट कर रहा हूं कि यार ये 50,000 का खर्चा है क्या। जब मुझे लगा हाँ है, अब बिल दिखा, मिल गया तो ठीक, नहीं तो अगर वो ऐसा ट्रांजेक्शन है बिल नहीं होता तो कोई बात नहीं। बिल से चेक करने को क्या बोलते हैं? ऑथेंटिसिटी एंड एक्यूरेसी। बात समझ में आ गई क्या? ये हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है। अरे हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो ये था, ट्रू एंड फेयर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यहां पहुंचना था। इस तक पहुंचने के लिए मुझे ट्रांजेक्शन की कंप्लीटनेस, वैलिडिटी, लीगलिटी, ऑथेंटिसिटी चेक करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई क्या? चले आगे, आगे देखो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अच्छा अब बेटा जरा ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछूंगा, ये बोल रहे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है फ्रॉड्स एंड एरर्स को प्रिवेंट करना, फ्रॉड्स को प्रिवेंट करना, एरर को प्रिवेंट करना, मिस एप्रोप्रिएशन गबन उसको रोकना। क्या ये हमारे ऑब्जेक्टिव है क्या? नहीं समझे क्या? छोड़ो, एक सिंपल बताओ, क्या फ्रॉड को ढूंढना ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है क्या? इसलिए नहीं है। ऑडिट में क्या ऑब्जेक्टिव है? ट्रू एंड फेयर कब आएगा? फ्रॉड हम लोग नहीं ढूंढ पाए तो, मैं तो सैम्पलिंग करता हूं, मैं तो नहीं करता 100%, तो फिर मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ ना। क्योंकि आप समझो ना, फ्रॉड ढूंढने का मतलब ये कि मुझे भाई साहब 100 ट्रांजेक्शन में से मतलब 6 फ्रॉड है, तो मुझे 6 के 6 फ्रॉड मिलने ही चाहिए, ये नहीं हो सकता ना। इसीलिए ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव तो है, आप सही कह रहे हो, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो है, ये तो सही बात है कि फ्रॉड, लेकिन अगर मैं फ्रॉड नहीं ढूंढ पाया तो आप मेरे ऊपर लांछन नहीं लगा सकते। मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं हूं। आज हम पढ़ रहे थे इसके अंदर, इन्वेस्टिगेटर आता ही इसी काम के लिए है, और क्योंकि वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता ही नहीं है, वो आता ही, आपने कहा बोले मुझे लग रहा है डेटर्स में फ्रॉड है, वो चेक ही डेटर्स करेगा। तो भाई तू डेटर्स ही चेक करेगा तो फ्रॉड तो ढूंढ के देगा, क्योंकि तेरे को बुलाया इसलिए कि हमें लग रहा है डेटर्स में फ्रॉड है, तो तुझे डेटर्स में फ्रॉड ढूंढ के देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? इसलिए ऑडिट में फ्रॉड ढूंढना, एरर ढूंढना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। अच्छी हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, राइट। अगर आप सारे फ्रॉड एरर नहीं ढूंढ पाए ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वो क्या पूछता है, एक ऑडिटर ने, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया आपके, ऑडिटर ने ऑडिट कर ली और ऑडिट करने के बाद में वो चला गया, ऑडिट रिपोर्ट दे दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। बाद में उसके जाने के बाद में पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक फ्रॉड था जो वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, एक फ्रॉड था बड़ा। मैनेजमेंट उसको कोर्ट में लेके जा रहा है, क्या कोर्ट में लेके जा सकता है क्या इस बात के लिए कि उसने फ्रॉड नहीं ढूंढा? क्यों?
ले जाने से मतलब ये कि हाँ वो जीतेगा नहीं जीतेगा, केस उससे पूछ रहे हैं, नहीं लेके जा सकता। अभी तो पढ़ाई सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। मैं फ्रॉड ढूंढने के लिए नहीं आया, मैं सब कुछ चेक करने के लिए आया था। जैसे मान लो क्या होता है, देखो एक डॉक्टर के पास आप गए, बोले साहब मेरा जनरल चेकअप कर दो। जनरल चेकअप कराते ना, उस जनरल चेकअप के अंदर आपकी बॉडी में कोई बीमारी, भगवान ना करे कभी भी किसी को, उस व्यक्ति को कैंसर था, जनरल चेकअप में कैंसर का पता नहीं चलेगा। अब कल को नहीं पता चला, वो चला गया आदमी हॉस्पिटल, बाद में पता चला उसको कैंसर है, वो चला गया कोर्ट में, बोले साहब मैंने पूरे साल में 2 बार जनरल चेकअप कराया और मुझे 5 सालों से करा रहा हूं, ये डॉक्टर मेरा जनरल चेकअप करता था, मैंने इसको कहा था तेरे को जो टेस्ट करने कर ले, इसने करे भी थे, फिर भी इसने नहीं बताया, इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, मुझे 500 करोड़ रुपए का जुर्माना चाहिए। कर सकते हो क्या आप? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने उसको किसी स्पेसिफिक बीमारी को ढूंढने के लिए नहीं बोला था, बस जनरल चेकअप। लेकिन अगर आप कैंसर स्पेशलिस्ट के पास गए, बोले साहब मेरे को ढूंढ के बताओ कैंसर तो नहीं ना, ऐसी कोई बीमारी, कैसे पता चलता है बॉडी में कहां कैंसर है? आप जितने टेस्ट करने, जो जो मशीन में टेस्ट करना है कर लो, आप कैंसर है कि नहीं बताओ। अब वहां अगर वो नहीं बता पाया तो फिर भाई साहब आपके ऊपर क्लेम बनेगा, क्योंकि मैं कैंसर वाले के पास गया ना, वो इन्वेस्टिगेशन है, स्पेशलाइज था वो, आप स्पेशलाइज पर्पस, वो स्पेशलाइज भी था और आप गए भी स्पेशलाइज पर्पस के लिए थे, राइट? तो ऑडिट ना एक जनरलाइज्ड नेचर का होता है। मेरा काम फ्रॉड एंड एरर ढूंढना नहीं, मैं सब कुछ चेक करूंगा और सब कुछ चेक करके मैं ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी चेक करूंगा। यदि मुझे मिल गए फ्रॉड एंड एरर तो बता दूंगा, लेकिन मैं फ्रॉड एंड एरर ढूंढने आया हूं ऐसा आपको नहीं समझना। तो फ्रॉड्स को ढूंढना या प्रिवेंट करना, एरर को प्रिवेंट करना, मिस एप्रोप्रिएशन मतलब गबन, इसे ढूंढना ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक चीज जो बहुत गलत लिखी गई है मेरे हिसाब से, बेटा ये वाला होना ही नहीं चाहिए, पता है? ऑडिटर कभी भी, किसी भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट आप पढ़ लो, किसी भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर सजेशन कभी नहीं देता, क्योंकि सजेशन देना आपका काम है ही नहीं, कभी भी मतलब कभी भी नहीं देता। बात समझ में आ गई क्या? तो सजेशन जैसा कोई फैक्ट नहीं होता, ऑडिटर नेवर गिव्स एनी काइंड ऑफ सजेशन इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई कंफ्यूजन? पक्का? चले आगे, आओ। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं? पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, ऑडिट के कोई डिसएडवांटेजेस नहीं होते, ठीक है? या आप एक चीज, तो ये गलत लिखा गया बेटा, सजेशंस देना ऑडिटर का प्राइमरी छोड़ो सेकेंडरी कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता। लेकिन ठीक है, आपको लिखकर आना पड़ेगा क्योंकि मॉड्यूल में लिखा हुआ है, ये सिर्फ आप लोगों के मॉड्यूल में, मतलब सीएमए के मॉड्यूल में, ये सीए के मॉड्यूल में है ही नहीं। इसी तरीके से जब आप सीए के मॉड्यूल पढ़ोगे ना, उसमें ऑडिट के डिसएडवांटेज, अरे डिसएडवांटेज कैसे होंगे भाई? एडवांटेजेस होते हैं, या तो फायदा होगा या कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? डिस ऑडिट कराने से, डिसएडवांटेज का मतलब ऑडिट कराने से नुकसान, इसकी जगह पता है क्या लिखना चाहिए था? डिसएडवांटेजेस इन केस ऑडिट इज नॉट कंडक्टेड। ऑडिट कराने से कभी डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं क्या? याद है? अरे तो आप समझो ना, मैंने ऑडिट करवा ली, इससे मेरा नुकसान हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? ऑडिट नहीं करवाने से नुकसान हो सकता है, ऑडिट कराने से फायदा हो सकता है ऑडिट कराई, कोई नुकसान नहीं हुआ, फायदा भी नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हो गया उल्टा, ये कैसे हो सकता है? तो ऑडिट के कभी डिसएडवांटेजेस नहीं होते। ये डिसएडवांटेजेस कौन से हैं? ये डिसएडवांटेजेस होने चाहिए थे इन केस ऑडिट इज नॉट कंडक्टेड। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? जैसे पहले एडवांटेजेस पढ़ते हैं। इट इज अ टूल फॉर ओनर टू नो द रियल पोजीशन। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? कंपनी के जो जो रियल ओनर्स हैं, जो एक्चुअल ओनर्स हैं, यानी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, या अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं तो जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, इनको कंपनी के बारे में या अपनी एंटिटी के बारे में रियल पोजीशन पता चलती। देखो कंपनीज एक में एक बहुत गंदी चीज है, पार्टनरशिप में या प्रोप्राइटरी बिजनेस में तो ये नहीं होता, क्योंकि पार्टनर या प्रोप्राइटर खुद पर्सनली एंगेज होता है। कंपनी के केस में गंदी चीज ये है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने का राइट नहीं। ये पता है आप लोगों को? नहीं पता है? कंपनी के शेयर होल्डर्स आर नॉट अलाउड, हाँ कंपनी का तो हो गया काम, आर नॉट अलाउड जनरली टू एग्जामिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नहीं, वो उसमें यह है कि कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक प्रोविजन डाल सकती है
कि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करें, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं, उसमें भी बीओडी एक डे मेंशन करेगा, एक नहीं, एक कर सकता है 5-7 दिन, पर डे मेंशन करेगा, उसमें टाइम मेंशन करेगा, उसमें आके आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज नॉट अलाउड। अब उतने टाइम में आप लिमिटेड ही चेक कर पाओगे, आप क्या चेक करोगे लिमिटेड, लिमिटेड भी पूरे साल भर का तो मैं फिर भी चेक नहीं कर पाऊंगा। तो कंपनी के शेयर होल्डर्स आर नॉट अलाउड जनरली टू एग्जामिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब साल का एंड होने पर आपको मिलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे तो भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पूरा आपने बनाकर दिया ये पूरे साल का है, मुझे क्या पता इसमें आपने जो लिखा वो सही है गलत है। और हमें तो सोर्स, ना तो मेरे पास लेजर है, ना तो ट्रायल बैलेंस है, ना लेजर है, ना जर्नल एंट्री, ना सोर्स डॉक्यूमेंट। अब मुझे क्या पता आपने क्या लिखा सही है गलत है। तो ऑडिट होने से कंपनी के या किसी भी एंटिटी के जो ओनर्स हैं उन तक रियल पोजीशन पहुंचती है, राइट। द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिमेन अलर्ट और अवॉर्डेड टुवर्ड्स देयर वर्क सो इट इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। बेटा क्या होता है ना, देखो बचपन में जब हम छोटे थे ना, तो क्या होता है, 3 भाई बहन है, ठीक है ना। अब एक, तीनों ने कुछ गड़बड़ कर दिया, गलती कर दिया, एक ने करी, वैसे पापा का, मम्मी का प्लान होता है रैकरिंग प्लान। मम्मी की जब मर्जी आती सूट देती है, चप्पल या हाथ में झाड़ू या डंडा, चाटे तो मम्मी के खटाखट चलते हैं ना, वो तो कोई लफड़ा ही नहीं है। लेकिन पापा का प्लान होता है नॉन रैकरिंग। पापा क्या करते, 6 महीने में एक बार पीटते, ऐसे रोज रोज नहीं पीटते। जब उनका माथा खराब है, ऑफिस से आए, ऑफिस में बॉस ने इनके लिए आज तो गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालना है, तो आके जिसकी गलती है नहीं है पता ही नहीं, कूट दिया साले। अब बाकी जो 2 है ना वो रजाई के अंदर दुब के पड़े, और वहां शुतुरमुर्ग की तरह निकाल के देख रहे हैं बाहर का माहौल कैसा है, मतलब गोलाबारी बंद हुई नहीं हुई। अब भाई साहब वो जो पिटा ना, वो तो दोबारा गलती करे ना करे पता नहीं, हो सकता है कर दी, ये दोनों नहीं करेंगे। ये होता है खौफ। क्यों? क्योंकि उनको वो तो पिट लिया, तो उसको पता है पिटना कैसा लगता है, मतलब मार कैसे पड़ती है, दर्द कितना होता है। ये दोनों पिटे नहीं, सिर्फ देखे। तो इनको ज्यादा खौफ है कि बाई चांस किसी दिन अपना नंबर आ गया तो क्या होगा। बात समझ में आई? ये खौफ बड़ा जरूरी होता है। और ये जो खौफ है ना, यही एम्प्लॉय में पैदा होता है ऑडिट से। जैसे ऑडिट हुई, एक आदमी धर लिया गया ना भाई साहब, तो बाकी सारे सेट। तो ये ऑटोमेटिक, इसको बोलते हैं मोरल चेक। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज है ना वो सब अलर्ट हो जाते हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई काम में उनकी कमी रह गई, एफिशिएंसी में कोई कमी रह गई, तो भाई ऑडिटर धर लेगा। तो जैसे ही वो अलर्ट हो गए, ऑटोमेटिकली उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, वो ध्यान से काम करते हैं, कोई फ्रॉड एंड एरर नहीं करते। तीसरा, इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स टू मेक इन्वेस्टमेंट्स डिसीजन, यानी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छे से ले पाते हो तरीके से, क्योंकि इन्वेस्टर्स तक सारी एक्चुअल इंफॉर्मेशन जाती है। टू असिस्ट बैंक्स फॉरेन इन्वेस्टर्स बिफोर ग्रांटिंग लोन टू द बिजनेस। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनके, देखिए ऑडिट अभी कहा ना मैंने आपको, भले ही ठीक है माना 100 में से 500 में से एक आध ऑडिटर ऐसा करता होगा, लेकिन हम पहली बात तो 99 नहीं कर रहे, एक कर रहा है, और जो एक कर रहा है वो भी आटे में नमक जितना कर रहा है। तो आप ऑडिटर की रिपोर्ट पे ब्लाइंडली फेथ तो कर सकते हो। अब ये ऑडिटर ने जो रिपोर्ट दी, ठीक है ना, जिस पर आपने ब्लाइंडली फेथ करा, ये रिपोर्ट के बेसिस पर आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि आपने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में ट्रू एंड फेयर आया है, इसका मतलब एवरीथिंग इज। एंड द लास्ट, ऑडिटेड अकाउंट्स आर ट्रीटेड एज मोर रिलायबल एंड यूजफुल ड्यूरिंग कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग लाइक मर्जर टेकओवर। देखिए उस समय वाकई में बहुत यूजफुल होते हैं। कभी भी किसी कंपनी का मर्जर टेकओवर होता है, अमालगमेशन होता है, उस समय दिस हेल्प्स यू अलॉट टू फाइनलाइज, टू अंडरस्टैंड कि कंपनी की एक्चुअल पोजीशन क्या है। क्योंकि देखिए जो दूसरी कंपनी जो आपको ले रही है, वो कंपनी भी ये तो जानना चाहती है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वो कैसे पता चलेगा, वो इससे पता चलता है, राइट। तो ये कुछ फायदे हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है जो कि नहीं है? लैक ऑफ आंसरेबिलिटी कैन बी रिमेनिंग इन ऑडिट रिपोर्ट, यानी ऑडिटर ने अगर ऑडिट रिपोर्ट में कोई नेगेटिव कमेंट डाला, तो वो क्यों डाला, तो वो ये बेवकूफ है। अरे जब कंपनी की एजीएम होती है, तो उस एजीएम के अंदर ऑडिटर प्रेजेंट रहता है, और उस एजीएम प्रेजेंट रहना जरूरी है, कंपलसरी है, ये आपके पास चॉइस नहीं है। सेक्शन 145 मेक्स इट कंपलसरी, आपको आना पड़ेगा। तो ऐसे केस में ऑडिटर को क्यों बुलाते हैं, कि अगर तेरे किसी भी शेयर होल्डर का क्वेश्चन हो तेरी ऑडिट रिपोर्ट को लेकर, तो पूछ सके। तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है ये। सेकंड, मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग फॉर स्मॉल। हाँ, स्मॉल बिजनेस है, उनके लिए एक्सपेंसिव हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग तो तुमको साले कौन से घोड़े खोलने, ऑडिटर करेगा, तुम अपना बिजनेस करते रहो। लेकिन अब एक्सपेंसिव होता है, ये एक नुकसान है। पर हम भी कब कह रहे हैं कि कंपलसरी है, कंपनी के केस में तो कंपलसरी है, बाकी में तो नहीं है। थर्ड, इट कैन डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज। कई बार क्या होता है ना, एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी डर की वजह से डिक्रीज हो जाती है। कई लोग डर है कि यार अब ऑडिटर तो वो बेचारे खुल के काम नहीं कर पा रहे, वो सोच सोच के काम करते, तो काम धीरे धीरे होगा।
वैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी कि काम में एक्यूरेसी आएगी, लेकिन वैसे एफिशिएंसी डिक्रीज होगी क्योंकि समय ज्यादा लगेगा। ऑडिट डज नॉट गारंटी दैट ऑल मटेरियल मिस स्टेटमेंट विल डिटेक्टेड। इस बात की गारंटी नहीं है कि सारे मिस स्टेटमेंट्स आपने डिटेक्ट कर लिए, इसका कोई गारंटी नहीं होता, राइट। सो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके आगे करेंगे।